नवी मुंबई महानगरपालिका, शाळा क्रमांक 78, गौतम नगर, रबाले, नवी मुंबई। कक्षा 5वी, तुकड़ी अ, विषय इतिहास। तो विद्यार्थी मित्रों, मेरा नाम मधुकर ठेंग, वर्ग शिक्षक, कक्षा 5वी। आज हम इतिहास इस विषय में घटक 2 इतिहास और कालखंड की संकल्पना, उसमें मुद्दे अलग अलग देखने वाले। मुद्दा क्रमांक 1, काल विभाजन और कालखंड रेखा। मुद्दा क्रमांक 2, कालगणना और कालगणना की पद्धतियाँ। मुद्दा क्रमांक 3, इतिहास का काल विभाजन। मुद्दा क्रमांक 4, कालमापन की वैज्ञानिक पद्धतियाँ और कालमापन। इसमें से नंबर 1, काल विभाजन और कालखंड रेखा, इसके बारे में हम सविस्तर से देख लेंगे। कालखंड का बोध कर लेने की विविध पद्धतियाँ हैं। काल अखंड है, लेकिन हमारी सुविधा अनुसार हम उसका विभाजन करते हैं। काल का विभाजन हम किस उद्देश्य और किस पद्धति से करते हैं, इसके आधार पर कालखंड का बोध कर लेने की पद्धतियाँ निर्भर करती है। जैसे सूर्योदय से लेकर शाम तक एक दिन होता है, शाम से लेकर सूर्योदय तक एक रात होती है। अर्थात हमने काल का विभाजन दिन और रात में किया। हमारी पृथ्वी एक निश्चित गति से अपने अक्ष पर घूमती है, साथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। सूर्य निरंतर प्रकाश देता है, फिर भी हमें दिन में प्रकाश और रात में अंधेरा क्यों दिखाई देता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते समय जो पृष्ठभाग सूर्य के सामने आता है वहाँ प्रकाश फैलता है, और जो पृष्ठभाग सूर्य के दूर जाता है वहाँ अंधेरा छाया जाता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूर्ण करने के लिए 24 घंटों की अवधि लगती है। इस अवधि में लगभग 12-12 घंटों के दिन और रात होते हैं। एक दिन और एक रात मिलकर होने वाली कालावधि एक दिवस कहलाता है। एक दिवस अर्थात एक वार कहलाता है। सोमवार से रविवार तक 7 दिनों का एक सप्ताह कहलाता है। 2 सप्ताह का एक पक्ष पखवाड़ा कहलाता है। 4 सप्ताह अर्थात 2 पखवाड़ा मिलकर एक महीना होता है। 12 महीनों का एक वर्ष होता है। इस पद्धति से हम काल का क्रमिक विभाजन करते हैं। 100 वर्ष का कालखंड एक शताब्दी कहलाता है। 10 शताब्दी मिलकर एक सहस्रक होता है। कालखंड के उपर्युक्त विभाजन को एक रेखीय विभाजन कहते हैं। ईस्वी सन का कालखंड एक रेखीय विभाजन में एक के बाद एक आने वाले वर्षों का क्रमिक रूप से रखा जाता है। एक रेखीय विभाजन में एक के बाद एक आने वाले वर्षों को क्रमिक रूप से रखा जाता है। ऐतिहासिक घटनाएं भी इतिहास के पुस्तक में इसी तरह एक के बाद एक रेखीय पद्धति से रखी जाती है। हम उपयोग करने वाली दिनदर्शिका ईस्वी सन पर आधारित है। ईसा मसीह की स्मृति में ईस्वी सन का प्रारंभ हुआ है। हिंदी में ईस्वी सन शब्द ईसा नाम से आया है। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 में हुआ था।
गौतम बुद्ध का मृत्यु ईसा पूर्व 483 में हुआ था। कालगणना व कालगणना की पद्धतियाँ। कालगणना करने की इकाइयाँ सेकंड, मिनट, घंटा, दिवस, सप्ताह, पखवाड़ा, महीना, वर्ष, शताब्दी और सहस्रक यह है। विश्व में कालगणना की और पद्धतियाँ हैं। ईसवी सन यह पद्धति सबसे अधिक प्रसिद्ध है या तो प्रचलित है। तिथि लिखते समय दिन का क्रमांक, महीने का क्रमांक अथवा नाम और वर्ष का क्रमांक लिखते हैं। जैसे 20/6/2020 आज की तिथि है। किसी विशिष्ट घटना के स्मृति में नई कालगणना का प्रारंभ किए जाने की प्रथा प्राचीन काल से प्रचलित है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में राज्याभिषेक शेक का प्रारंभ किया था। भारत में शालिवाहन शक और विक्रम संवत यह प्रचलित कालगणनाएं है। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर ने मक्का से मदीना स्थलांतर किया। इससे हिजरी कालगणना का प्रारंभ हुआ। भारत में पारसी समाज शहंशाह इस कालगणना पद्धति का उपयोग करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं। देखो, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में और मृत्यु 1680 में हुई थी। तो उनकी जन्म तिथि एक रेखीय रेखा पर उनकी सब जीवन पट एक रेखीय रेखा पर यहाँ पे बताया है। जैसे कि नंबर 1 देखो, जन्म। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म ईस्वी सन 1630 में हुआ। उन्होंने स्वराज्य की शपथ ली 1645 में। आगरा से छूट आना, यानी कि औरंगजेब बादशाह ने उनको बंदी बनाया था, तो उनमें औरंगजेब बादशाह की जेल से वो छूट कर आए थे वो 1666 में, और उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवा लिया 1674 में, और बाद में उनकी मृत्यु हो गई 1680 में। इतिहास का काल विभाजन। इतिहास भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान कराने वाला विज्ञान है। हमने ये तो कल यानी कि पहले पार्ट में भी देखा था कि इतिहास को भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान कराने वाला विज्ञान कहा जाता है, या तो वो विज्ञान ज्ञान कराने वाला विज्ञान है। लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी पृथ्वी भी है। यानी कि सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व में हुआ। उसमें हमारी पृथ्वी का निर्माण भी हुआ, यानी कि हमारी पृथ्वी की आयु भी लगभग 4.5 अरब वर्ष कही जाती है। अब इतिहास का विभाग। इतिहास में काल का विभाजन। प्रागैतिहासिक कालखंड। तो कौन से कालखंड को प्रागैतिहासिक कालखंड कहा जाता है? जैसे कि इतिहास लिखने के लिए जिस कालखंड के लिखित प्रमाण नहीं पाए जाते हैं उसे प्रागैतिहासिक कालखंड कहलाता है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक कालखंड। इतिहास लिखने के लिए जिस कालखंड के ऐतिहासिक प्रमाण पाए जाते हैं उसे ऐतिहासिक कालखंड कहलाता है। कालमापन की वैज्ञानिक पद्धतियाँ और कालमापन। आज कौन सा दिन है और कौन सी तारीख या तिथि है, उस पर से कल कौन सा दिन और कौन सी तारीख या तिथि होंगी। देखो, कालमापन की वैज्ञानिक पद्धतियाँ और कालमापन। जैसे आज कौन सा दिन और कौन सी तारीख या तिथि है, उस पे से कल कौन सा दिन और कौन सी तारीख थी, या तो अगले वाला
कल कौन सा दिन और कौन सी तारीख है यह कहा जाता है। जैसे आज 19/6/2020 वार शुक्रवार है, तो कल यानी कि पहले वाला भूतकाल में, तो कल 18/6/2020 वार गुरुवार था। तो आने वाला कल यानी कि अगला कल 20/6/2020 वार शनिवार आएगा, यह बताया जाता है। काल गणना की पद्धतियाँ में कालखंड की लंबाई मापते हैं। ईस्वी सन का प्रारंभ होने से पूर्व के कालखंड में घटित घटनाओं का अध्ययन करते समय उनके कालखंड का उल्लेख करते समय ईसा पूर्व अमुक वर्ष ऐसा किया जाता है। उनमें से कुछ घटनाओं की जानकारी हमें भूमि के नीचे दबे हुए प्रमाणों के आधार पर प्राप्त करनी पड़ती है। वह प्रमाण संभवतः वस्तु अथवा भवन के अवशेषों के रूप में होता है। उन अवशेषों के आधार पर हजारों वर्ष पूर्व की घटनाओं का काल निर्धारण वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा करना संभव होता है। भूमि के नीचे मिट्टी की एक पर दूसरी ऐसी अनेक परतें संचित रहती है। मिट्टी की परतें और उन परतों में पाए गए अवशेषों के कालखंड का अमुक तिथि से अमुक तिथि तक ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। फिर भी परंतु आज से लगभग इतने वर्ष पूर्व इस पद्धति से उस कालखंड का मापन संभव होता है। यानी कि निश्चित रूप से इस कालखंड से लेकर इस तिथि से लेकर इस तिथि तक ऐसा हम नहीं बता सकते, फिर भी लगभग इतने वर्ष पूर्व इस पद्धति से उस कालखंड का मापन करना संभव होता है। इस प्रकार काल मापन करने हेतु कर्व 14 विश्लेषण, काष्ठवल्यों विश्लेषण जैसी विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। काल मापन के आधार पर अवशेष और मिट्टी जिन परतों में वे अवशेष पाए गए हैं वह कितने वर्ष पूर्व की है, यह समझ में आने पर मोटे तौर पर उनका कालखंड निश्चित किया जाता है। जैसे मिट्टी का कोई बर्तन 5,000 वर्ष पुराना है, यहाँ पे 1000 शब्द है। जैसे मिट्टी का कोई बर्तन 5,000 वर्ष पुराना है, ऐसा निष्कर्ष अगर काल मापन के आधार पर निकाला गया तो यह कहा जा सकता है कि उस बर्तन का कालखंड ईसा पूर्व लगभग 3000 वर्ष है। इसी के आधार पर उस बर्तन की संस्कृति का कालखंड ईसा पूर्व लगभग 3000 वर्ष का है, ऐसा कहा जाता है।